चलिए स्टार्ट। आई होप अभी तक का दिन आपका बढ़िया रहा होगा और बेहतरीन कर देते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अनदर गुड लेक्चर, जहां पे अपन बढ़ेंगे आगे। अब अपना डिस्कशन कहां है प्लीज दोस्त समझिएगा। लास्ट अपन ने बात की थी अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपन ने सारे एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। आई बिलीव आप लोग को लास्ट टाइम के एग्जांपल्स याद है। अब अपन बढ़ रहे हैं इसी में आगे अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब हो रहा है चैप्टर का कोर स्टार्ट। बेसिक्स एकदम क्लियर है। किसी को अभी तक के कोई चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा अब दोस्त एक बात बताओ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्चुअली अपन क्या ट्रांसफर करते हैं? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन, लिविंग पर्सन का मतलब क्या नेचुरल पर्सन ही होता है या लिविंग पर्सन तो कोई भी हो सकता है? सर इवन अ कंपनी इज अ लिविंग पर्सन। सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बेच सकता है? तो एक कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती? कर सकती है। तो क्यों अपने आप को लिविंग पर्सन में सिर्फ नेचुरल पर्सन पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? यही चीज इस पॉइंट को समझाने के लिए कि सबसे पहली बात समझनी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जब अपन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है जब कभी भी कोई लिविंग पर्सन एक प्रॉपर्टी अपने यहां से निकाल के ट्रांसफर करता है किसी और के पास। सवाल है कि लिविंग पर्सन क्या है? लिविंग पर्सन is anyone who is capable of entering into a contract. Can a company enter into a contract? You said yes, that means it is a living person. बात खत्म। नेचुरल पर्सन नहीं बोला, इट इज लिविंग पर्सन। सो प्लीज देखिएगा, इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। एक ऐसा एक्ट जिससे लिविंग पर्सन कन्वे करता है। बेटा कन्वे का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। परफेक्ट। कन्वे मीन्स ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। व्हाट इज प्रेजेंट और इन फ्यूचर? इसने फ्यूचर वर्ड क्यों यूज किया? एनीवन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इसने कहा ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट, ये तो समझ में आया। व्हाट इज इन फ्यूचर? वेस्टेड इन इंटरेस्ट। याद है क्या? ये प्रॉपर्टी अभी आपको 3 साल के लिए, उसके बाद उसको जाएगी। पर क्या फ्यूचर का ट्रांसफर भी अभी कर सकते हो? द आंसर इज यस। दैट्स व्हाई वी से कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। दोस्त इसको बोलते हैं बेयर एक्ट डेफिनेशन। ये आपकी एक्ट की स्ट्रेट कही हुई डेफिनेशन है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। आए आगे। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। एक सेकेंड, क्या लिविंग पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन होता है? द आंसर इज नो। लिविंग पर्सन कोई भी हो सकता है जो केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। श्योर? वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। नेक्स्ट चीज, मुझे पता था कि आपको लिविंग पर्सन पे डाउट आएगा। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो जो इंसान यहां पे बनने लिखे वो सब लिविंग है। कौन कौन? एक नेचुरल पर्सन, एक कंपनी, एक एसोसिएशन, एक बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। श्योर? गोइंग अहेड। नाउ सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। देखते हैं क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। प्लीज प्लीज गाइस शांति। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन टू मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज का डिस्कशन हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है। सही बात है। अब इसने कहा कि क्या चीजें बहुत जरूरी हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। 1, द प्रॉपर्टी। अपने पास और जगह है? तुम में से किसी को छींक आ गई तो गिरेगी ये, शिफ्ट हो जाओ। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। सो पहला है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। सो व्हेन यू से प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल तो सवाल उठता है सर What do you mean by transferable? What is not transferable? ये तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये आज का डिस्कशन है दोस्त। ये है सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो अपन को बात करनी है दैट व्हाट इज ट्रांसफरेबल, व्हाट इज नॉट ट्रांसफरेबल। सो वी आर गोइंग टू गो अबाउट सेक्शन 6। अभी के लिए एक जनरल रूल, मेरी बात खाली अभी के लिए एक जनरल रूल याद रखना। एवरी प्रॉपर्टी गाइस प्लीज शांत हो जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। एवरी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल अंटिल वी से दैट इट इज नॉट अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो जनरल रूल क्या है? दैट एवरी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल। इसका एक्सेप्शन क्या है आगे बात करेंगे। अभी के लिए एवरी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, हर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। सो द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। कम से कम 2 लोग चाहिए। ट्रांसफर वर्ड यूज किया है, एक जो ट्रांसफर करने वाला है ट्रांसफरर,
एक जिसको ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत बढ़िया। तो दो पार्टीज होनी चाहिए, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, और दोनों कंपीटेंट होने चाहिए। थर्ड, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए, इसके लिए मैं कंसिडरेशन कोई इलीगल वैल्यू का दे रहा हूं, मतलब कि ड्रग्स दे रहा हूं 20 लाख के, चलेगा क्या? द आंसर इज नो। सो व्हाट वी आर सेइंग, जो कंसिडरेशन है एंड द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट प्रॉपर्टी शुड बी वैलिड। नेक्स्ट, ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। व्हाट इज द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट? A written agreement for consideration voluntarily between two parties। वापस बोल देता हूं प्रोसीजर, through a written agreement between two parties for consideration। यहां पे कोई डाउट अभी तक? बोलो कुछ नहीं। तो चार चीजें जो एक ट्रांसफर को वैलिड बनाती है वो क्या है? जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? दो, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तीसरी चीज क्या है? कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, दोनों लॉफुल होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफर को उसी तरीके से इफेक्चुएट करना है जो इस एक्ट ने कहा। श्योर? नाउ हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी? एक जनरल रूल कहते हैं, एनी पर्सन हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वन एंड इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और इस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। सो इसके ऊपर लिख दो BBIMPNH। जो पुराने हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी, एवरी पर्सन हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज कंपीटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी। आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई एम 18+, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं हूं, क्या मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं? 1, ओके, आई एम नॉट इन इंडिया, क्या मैं मेरे छोटे भाई को बोल सकता हूं कि आप जाएं मेरे बिहाफ पे साइन करें और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें? यस। तो एक, मैं खुद कंपीटेंट हूं, ओनर हूं, मैं खुद ट्रांसफर करूं, कर सकता हूं। सेकंड, मैं अगर वहां नहीं हूं तो मैं किसी और को ऑथराइज कर सकता हूं कि वो इस प्रॉपर्टी को जाके सेल कर दे। दोनों ही चलेगा क्या? चलेगा। नेक्स्ट, हेंस एवरी पर्सन competent to contract and having ownership can transfer property। बस इस लाइन को मार्क करके इंपॉर्टेंट रखना है इधर, competent to contract and having ownership। आप कह रहे हो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी? अच्छा ठीक है, सिंस अगेन ये क्वेश्चन अभी डील नहीं करना चाहिए था, पर पहले पावर ऑफ अटर्नी का मतलब समझते हैं। पावर ऑफ अटर्नी दो चीजों पे बनती है। जब कभी भी मैं बोलता हूं कि एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, व्हाट इज अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी? जनरल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है कि एक जनरल कस्टम में एक नॉर्मल एजेंट के पास जो काम करने के पावर है वो आप इस पावर ऑफ अटर्नी में लिख के देते हैं, जो जनरली अलाउड है। पर क्या आपके भारत में जनरल कस्टम्स के तौर पे अगर कोई एजेंट आपका अपॉइंट किया गया है तो उसके पास ये पावर आ जाता है कि वो आपसे बिन पूछे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? अगर उसका सवाल आपके भारत के लॉज में हाँ है तो ये बंदा भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी से काम कर सकता है। पर अब सवाल उठता है कि क्या सर भारत में एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी से किसी को आपकी जमीन जायदाद ट्रांसफर करने का राइट है? नहीं। इसीलिए जब कभी भी आप यहां पे बात करते हो कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसको आप आके वहां बेच नहीं पा रहे, किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देते हैं सामने वाले बंदे को कि जाओ इसको जाके ट्रांसफर कर देना। जैसे पावर ऑफ अटर्नी बनती रजिस्ट्रेशन एक्ट से, यहां पे है ही नहीं पावर ऑफ अटर्नी का कोई रूल, आती वहीं से जो आपने उसमें पढ़ा था ना जय जेल के अंदर, ये वही है, उसी से। यहां पे कोई पावर ऑफ अटर्नी का अलग रूल ही नहीं है। वापस आ जाते हैं लास्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अ मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। पुरानी यादें हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है सबने। नाउ कम्स द क्वेश्चन, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 6। यही है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आस्क्स यू अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या होती है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। अब बात समझना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए एग्जाम में है, सेक्शन 6 के तहत क्या एक्सेप्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। आई विल रिपीट,
वो कभी नहीं पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि उसका आंसर एक ही लाइन में दिया जा सकता है, एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. सो डेफिनेटली क्वेश्चन है एक्सेप्शन. अब समझना, अगर अभी तुम्हारे सामने एक्सेप्शन दे दूं ना, खड़े खड़े तुमको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ. कोई भी एक्सेप्शन अंदर नहीं उतरेगा तुम्हारे. अभी लिख के देता हूं और जान निकल जाएगी आपको समझने में. ये मैं मजाक कर रहा हूं. आइए, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. ये क्या है आपका जनरल रूल. एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. बहुत बढ़िया. अब सेक्शन 6 क्या कह रहा है? बट दिस सेक्शन हैज फ्यू एक्सेप्शंस एंड दीज 7 आर योर एक्सेप्शंस. ठीक है, सिंस आप सब लोगों ने काफी पहले पढ़ा है, इतने ज्ञानी हैं, देखें अगर किसी में से कोई भी लॉजिक आप समझा पा रहे हो तो. हाँ जी सर, फ्यूचर मेंटेनेंस समझा पाऊंगा, लुगाइयों वाली बात ही करना तो. ठीक है, एक तो कोई समझा देगा. हाँ जी, नहीं खेल रहे क्या? यस हरीश, पहला वाला आपका. 6th वाला आपको आ रहा है जी. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, सही है. एक तो खेल गया साला, बाकी 6. हाँ आपको नहीं मिल सकता. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा ट्राई था, कोई गलत नहीं है. लेट्स डू दिस, जल्दी स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक चीज देखो ना, मैंने आपके नोट्स को ना हर जगह पे डिटेल किया जहां जरूरत है. मोस्ट ऑफ द टाइम नोट्स में इतना रख के छोड़ दिया जाता है, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले अपन ये डिस्कस करेंगे. इसके बाद मैंने एक एक का लॉजिक लिख के छोड़ दिया नीचे, हर पॉइंट का. चांस ऑफ एन एयर एपरेंट, राइट ऑफ री एंट्री, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट, रेस्ट्रिक्टेड, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, सारे के सारे हैं. ठीक है, पर पहले एक एक मैं आपको समझा देता हूं, रीड सेकेंडरी करते हैं अपन. ठीक है, ठीक है. आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप अप अ डायग्राम विथ यू, जिसको अपन डील करने वाले हैं. चलें. ठीक है, नाउ लेट्स सी अपन क्या डील कर रहे हैं. प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सेक्शन 6 ने कहा दो चीज, कि मैं प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके 2 रूल दे रहा हूं. पहले रूल को उसने कहा जनरल रूल, और दूसरी साइड को उसने कहा एक्सेप्शन रूल. जनरल रूल, एक्सेप्शन रूल. एवरीवन विद मी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? लेट्स स्टार्ट. जनरल रूल. जनरल रूल क्या कहता है आप लोगों के लिए? एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इज द जनरल रूल. खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें. श्योर? अच्छा, एक बार आपसे डायग्राम बनवा दो. मैंने ऑलरेडी इसके लिए आपको एक डायग्राम डाला भी है, सो डोंट वरी विद दिस. ये सिर्फ आपकी कॉपी के लिए, फेयरवर्क के लिए डायग्राम है वापस से. ठीक है, एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. 1. अब नेक्स्ट एक्सेप्शन रूल क्या है? एक्सेप्शन रूल कहता है खाली ये 7 चीजें हैं जिसके ओनर आप हो, जो शायद इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी पर ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती. दोनों के आगे मैंने शायद लगाया है. जिसके ओनर शायद आप हो, जो शायद आपकी ही है, पर ये सिर्फ आपके ही एंजॉयमेंट के लिए होती है. अगर इसका पहला एक्सेप्शन देखो तो इसने कहा राइट ऑफ अ लीगल एयर एपरेंट. राइट ऑफ अ लीगल एयर एपरेंट. अब इसका मतलब समझो. पहली बात समझाना, एकदम ब्रेक करते हैं इसको. हु इज अ लीगल एयर? Anyone who is a legal heir? सही. अभी डिसीज ना बोल के खाली ये बोल दूं, जो किसी इंसान का होने वाला वारिस कहूं, जो आगे उसकी सारी घर जमीन जायदाद लेगा. लेट्स से दैट मेरे चाचा जी को कोई भी बच्चा नहीं है, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मैं मेरे पूरे घर का एक इकलौता बंदा हूं, बाकी और कोई बच्चा नहीं है घर में. श्योर? तो देख के ये लगता है कि सबकी प्रॉपर्टी का लीगल एयर यही है.
कोई भी नहीं है भाई, सही बात है। क्यों? हिंदू सक्सेशन देख लो, एक बंदे के मृत्यु के बाद उसके बच्चे, उसके माँ बाप और उसके भाई बहन, वापस सुनना, हिंदू सक्सेशन कहता है एक बंदे की डेथ के बाद उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप उसकी जमीन जायदाद अपने में बांटते हैं, सही बात है। हाउएवर मेरे चाचा जी के माँ बाप मतलब मेरे दादा दादी नहीं है, हटा दो, चाचा जी, उनकी बीवी, बच्चे, बच्चे नहीं हैं, बच्चे चाचा जी, उनकी बीवी, बीवी गई, अब सिर्फ कौन? चाचा जी। ऐसे केस में चाचा जी के सबसे क्लोज रिश्तेदार बचते हैं मेरे माँ बाप, और अगर ये प्रॉपर्टी मेरे माँ बाप को मिलेगी तो उनके बाद मेरे को मिलेगी। तो एक जाहिर सी बात है, जो देख के लग रहा है एपरेंट कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है, तो मैंने क्या किया, मैं उसको आज ही ट्रांसफर कर रहा हूं हरीश को। मैं हरीश 10 रुपए में तू ले ले प्रॉपर्टी, खत्म कर, चलेगी क्या? आपने कहा सुन, इसका ओनर शायद तू होगा, पर जब होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, जब तक नहीं होता तब तक के लिए ये राइट सिर्फ एक एपरेंट राइट है। एपरेंट मतलब देख के लगता है, जरूरी नहीं है कि ये राइट तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। सो एपरेंट मींस जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, नॉट कंप्लीट। प्लीज एक बार पहला पॉइंट रीड करेंगे अपना। चांस ऑफ एन एयर एपरेंट, चांस है, वो अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है, सिर्फ चांस है। श्योर? बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डायग्राम में सेकंड पॉइंट डालो, राइट ऑफ री एंट्री। जब अपन कह रहे हैं सेकंड राइट ऑफ री एंट्री, दिमाग लगाना समझो। मैंने ना आपको 2 तरीके की कंडीशन सिखाई थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, प्री कंडीशन, कंडीशन सब्सिक्वेंट, याद है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन सब्सिक्वेंट? ट्रांसफर होने के बाद भी अगर हम आपको कोई कंडीशन देते हैं, अगर वो आपने पूरी नहीं की तो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी इधर। अब आपने ना उस टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर सब्सिक्वेंट कंडीशन वैलिड होती है कि नहीं, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अब आता है उसका सही टाइम डिस्कस करने का। समझो कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हुआ। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है कि आप एक इंसान को यह बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी मैं तेरे ऊपर कोई रिस्ट्रेन रख रहा हूं, तेरे ऊपर कोई कंडीशन रख रहा हूं। तो ये रूल याद रखना, मैं इसको नहीं समझा रहा, मैं कहीं और आगे जा रहा हूं, सुनना, वापस वो चीज आगे आने वाली है। ऐसी कंडीशन जो आपके एंजॉयमेंट के सारे राइट्स को खत्म कर देती है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। ऐसी कंडीशन जो आपकी प्रॉपर्टी एंजॉय करने के सारे राइट खत्म कर देती है, उसको आप कहते हो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। जिसके लिए हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जीवन में कभी वैलिड नहीं हो सकती, इवन इफ अगर वो ट्रांसफर के एग्रीमेंट में लिख भी दी गई हो तो वो इनवैलिड कंडीशन है। 50% बात समझ आई? बहुत है। नेक्स्ट, ऐसी कंडीशन जो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते वक्त आपका कोई राइट छीन ले, उसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्शियल रिस्ट्रेन। याद रखना, पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड होता है। पार्शियल रिस्ट्रेन इज वैलिड। आपने कहा कंडीशन पे एक एग्जांपल बना। विकास सर ने प्रॉपर्टी हरीश सर को ट्रांसफर की और बोला जिस दिन भी तेरे को ये बेचनी होगी ये ऑटोमेटिकली मेरे पास फ्री में आ जाएगी। आप बताओ ये पार्शियल है कि एब्सोल्यूट है? आपने कहा एब्सोल्यूट है साले, तो प्रॉपर्टी हाथ से चलेगी वापस। इसी जगह आप सेकंड कंडीशन सुनना। विकास सर ने प्रॉपर्टी हरीश सर को दी और कहा किसी को भी बेचना पर चिराग को मत बेचना। आपने कहा सर ये पार्शियल है। सिर्फ एक छोटी सी बात कही है, देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उसने कहा सिर्फ एक इंसान को मत बेचना। ये कंडीशन वैलिड है क्योंकि ये पार्शियल है और कोई भी ऐसी बड़ी कंडीशन नहीं थी, पूरी की जा सकती है। सही बात है। अच्छा, एक और कंडीशन सुनना, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। विकास सर ने अपना घर हरीश सर को बेचा, कहा कि तुम वहां रह सकते हो पर तुम्हारे खानदान का कोई भी इंसान वहां नहीं रहेगा। आपने कहा क्या कर रहा है यार, कोई घर लेगा तो रहेगा ही रहेगा। अब आपने ऑटोमेटिकली उससे एब्सोल्यूट ट्रीट किया। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि अपने आप कंडीशन पढ़ के समझ में आएगा कि ये एब्सोल्यूट है या पार्शियल है। अगर मेरे इंजॉयमेंट्स को रोका गया ये एब्सोल्यूट है, अगर सिर्फ इंजॉय करते करते कोई एक राइट रोक लिया गया, समझ में आता है, उसे पार्शियल कहना है।
श्योर है? एब्सोल्यूट और पार्शियल क्या होता है आज के डिस्कशन है अपना, अपन इन डिटेल करेंगे. बट नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सब्सिक्वेंट कंडीशन भी वैलिड हो सकती है? हमने कहा यस, अगर वो पार्शियल है तो हो सकती है. अब समझना सर, क्या एक रियलिस्टिक एग्जांपल दे सकते हैं अपन जिसको अपन बिल्कुल ओन कर लें? इसमें कर सकते हैं. मेरा एक बहुत बड़ा खेत था जो मैंने लीज पे हरीश सर को दिया कि आप इसमें आराम से खेती बाड़ी करो. हाउएवर जो एंड की तरफ आप देखोगे तो वहां पे हमारा पुश्तैनी हैंडपंप है. इसको आप कुछ भी नहीं करोगे. अगर इसको कुछ भी किया, ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरे पास वापस आ जाएगी लीज खत्म होने से पहले. आपने कहा सर पार्शियल कंडीशन है. सिर्फ जमीन में एक उधर हैंडपंप था जिसको हाथ लगाने से मना किया था, बाकी पूरी जमीन एंजॉय करने के लिए दे दिया आपने. बात समझो, क्या इस एग्रीमेंट के तहत मेरे पास राइट ऑफ री एंट्री है? आपने कहा यस, आपके पास इस एग्रीमेंट के तहत राइट ऑफ री एंट्री है. पर वो राइट ऑफ री एंट्री कब आया? जब सामने वाला बंदा इस कंडीशन का उल्लंघन करेगा तब. अगर हरीश सर ने उस हैंडपंप को कभी नहीं छेड़ा तो मेरे को कोई राइट ऑफ री एंट्री नहीं है. कब तक? जब तक लीज खत्म नहीं हो जाती. सही बात है. अब मैंने क्या किया, जस्ट बिकॉज कि एग्रीमेंट में यह लिखा है कि हरीश सर उस हैंडपंप को नहीं हटाएंगे, तो इसका मतलब है कि मेरे पास राइट ऑफ री एंट्री है. पर वो री एंट्री का राइट कब आएगा? जब कंडीशन टूटेगी. मैंने क्या किया, मस्त एकदम बाहर निकला, हरीश के पास गया. मैं हरीश सुन, राइट ऑफ री एंट्री है, उस आदमी को मैं जानता हूं, 100% हैंडपंप में उंगली करेगा. तू ये राइट ऑफ एंट्री मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं. जिस दिन वो कुछ कर रहे हैं तू चला जाना और वहां पे जाके रहने लग जाना. लॉ ने कहा रुक, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस. अभी तक राइट ऑफ री एंट्री तो तेरे पास भी नहीं आया है, तो तू हरीश को कैसे पास ऑन कर रहा है? तो चाहे ये राइट तेरा है, पर ये राइट सिर्फ और सिर्फ तेरा है. जो आगे चल के तेरा राइट बन सकता है, बना नहीं है. अगर गलती हुई तो बन सकता है. इसीलिए ऐसे केसेस के अंदर अपन लोगों ने क्या बोला कि आपको राइट टू री एंट्री ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है. एग्जैक्टली. पर लीज खत्म होने के बाद री एंट्री नहीं होती, रिवर्जन होता है. री एंट्री कब होती है? इन बिटवीन एंटर करना. एकदम सही है, जेन्युइन क्वेश्चन था. समझा गया? बढ़ो आगे. थर्ड, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट. इसका आंसर आपको खुद आना चाहिए. ईजमेंट क्या होता है? राइट टू वे, राइट टू लाइट, एयर, गैस कनेक्शन, ये सब क्या है? ईजमेंट है. क्या आज मैं चाहूं तो इच्छा से भी बोल सकता हूं कि यहां पे अंदर आने वाली हर जगह से रास्ता बंद कर दो, हम बेचने को तैयार हैं. इवन इफ अगर मैं चाहूं भी ना तो मैं मेरे ईजमेंट बेच नहीं सकता. मेरे बाहर जो वे है, मेरे यहां से जो विंडो से हवा आती है, ये ईजमेंट है जो हर प्रॉपर्टी के साथ आती है. इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. ये प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगी, प्रॉपर्टी के साथ ही आएगी. जो बंदा ये प्रॉपर्टी खरीदेगा वो मुझसे ईजमेंट नहीं खरीदेगा. ईजमेंट उसको ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी के साथ मिलने वाले हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मैं कल बोलूं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी तो खरीदनी है, हाउएवर विंडो से जो आने वाली लाइट है मैं वो बेचना चाहता हूं. आई कैन नॉट डू दिस. इवन इफ ये मेरा पार्ट है, पर ये किया नहीं जा सकता. बाहर मेरी क्लास के बाहर जो रास्ता है बाहर निकलने के लिए, वो ईजमेंट है, राइट टू वे. पर क्या मैं उसको बेच सकता हूं? द आंसर कम्स टू एन एंड, नो, नहीं बेच सकता. क्यों? क्योंकि वो असेंशियल है इस जमीन को इस्तेमाल करने के लिए. श्योर इनफ? डन, लेट्स गो. लीगल एयर एपरेंट, डन. हाँ जी, that is not easement, that is luxury. easement and luxury are two different thing. easement क्या होता है? गेट से एंट्री कर रहा है और तू बोलते कि मैं इस गेट से एंट्री नहीं करूंगा, दीवार फलांग के आऊंगा. ये नॉट अलाउड है. तेरे को गेट से एंट्री मिलेगी, तेरी गाड़ी अंदर आएगी. कॉमन पार्किंग है, कॉमन पार्किंग में तू ये नहीं बोल सकता कि ये काम करो मेरे को 10,000 दे दो, कॉमन पार्किंग में नहीं आऊंगा. कॉमन पार्किंग सबके लिए. कॉमन पार्किंग इज एन ईजमेंट, जबकि जो रिजर्व पार्किंग है वो लग्जरी है. ठीक है, आ जाओ. क्या क्या चीजें हो गई? लीगल एयर एपरेंट, री एंट्री, ईजमेंट. नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट. रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कंडीशनल इंटरेस्ट. अभी तक वो इंटरेस्ट आपका पूरा हुआ ही नहीं है. जो मैंने आपको यहां ऊपर समझाया था ना कि अभी तक इनको ये राइट नहीं मिला है, जैसे कि री एंट्री का राइट नहीं मिला है, तो वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है. तो फोर्थ वाला पॉइंट ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड जैसा सेम ही है, जिसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. पर अभी तक आपने क्या क्या एक्सेप्शंस पढ़ लिए जनरल रूल के? पहला,
आपने बोला लीगल एयर एपरेंट, सेकंड राइट ऑफ री एंट्री, थर्ड ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ईजमेंट, फोर्थ रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है वो अभी तक, नेक्स्ट राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया है, बी कौन है, भाभी, ए और भाभी के बीच में झगड़ा हो गया है, भाभी ने ले लिया डाइवोर्स, भाभी है ठुल्ली, कुछ काम नहीं करती है, ए को भाभी को देना पड़ेगा मेंटेनेंस जब तक ठुल्ली भाभी काम नहीं कर रही, श्योर है एकदम, या फिर जब तक वो किसी और के जीवन में नहीं चली जाती हैं, मतलब किसी और से शादी नहीं कर लेती हैं। वैसे आपको पता है ना मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा जैसे ही भाभी दूसरी शादी करेंगे, क्या मतलब कितना मेंटेनेंस चाहिए तुमको, ऐसे 10 शादी करके 10 डाइवोर्स लो, जिंदगी सेट है तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं, भाभी किसी और के जीवन में गई, अब उनका खर्चा, श्योर, ये बंदा फ्री। अब देखो इधर, भाई ए ने भाभी को ईमानदारी से हर महीने मेंटेनेंस भेजता है, श्योर। भाभी कह रही है देख मैं 10 साल तक शादी नहीं करूंगी, मतलब तू मुझे कितना टाइम मेंटेनेंस देगा, 10 साल तक। एक काम करना, सारा का सारा फ्यूचर मेंटेनेंस मेरे को नहीं, मेरी मम्मी को दे दे जाके, मेरी तरफ से तू फ्री है, चलेगा क्या? द आंसर इज नो, इट इज फ्यूचर मेंटेनेंस, मतलब अभी तक तो वो आपका राइट भी नहीं था, एंड एट द सेम टाइम मेंटेनेंस ही ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो फ्यूचर मेंटेनेंस कहां से ट्रांसफर होगा? आर वी श्योर इनफ? नेक्स्ट राइट टू सू, हाँ जी, आपका सू है, आपको ही करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरा और किसी का झगड़ा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे ही केस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अच्छा क्या हुआ भाई, आज हरीश सर ने सबको बोला कि वो पार्टी देंगे थोड़ी सी देर में, आप सब एकदम भूखे हैवानों की तरह बैठे हुए थे एकदम, ठीक है। आपने पर्ची निकाल ली, कितनी रिकवरी चालू कर ली हमने, 6 महीने में कितना वसूलना है लिख लिया आपने, ठीक, सबकी तैयारी हो गई, पर हरीश सर भाग गए एज यूजुअल। अब आपने कहा यार ये तो गजब हो गया, साले को बताएंगे किसी दिन, तो मौका मिल गया। अगले ही दिन किसी की हरीश सर से बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, आप उनके पास गए, आपने बोला सर आप कुछ मत करो, आपके केस करने का राइट हमको ट्रांसफर कर दो, साले को दौड़ा देंगे। क्या वो इंसान आपको अपना केस ट्रांसफर कर सकता है? आपने बोला नहीं, सू करने का राइट आपका है और सू आप ही करेंगे, एकदम ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। लास्ट, हाँ जी, कोई डाउट, किसी और से सू करवाएं? नहीं। नेक्स्ट लास्ट है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस सैलरी एंड पेंशन। अच्छा देखो, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस सैलरी का मतलब क्या है? सोच के देखो एक भयानक सपना कि अगर मान लीजिए कि एक टाइम पे राजीव गांधी जी देश चला रहे थे, सोचो वो मरे तो राहुल गांधी को पदवी मिल जाए, सोचो और सोच के घबराओ। इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस आपके पिताजी की जागीर नहीं है, वो मिलती है जब आपको उस प्लेस में नॉमिनेट करके सेलेक्ट किया जाता है। जस्ट बिकॉज आपके पापा जी के पास थोड़ा सा दिमाग था, डजंट बिकम कि आपको भी दिमाग मिला है, एंड डजंट बिकम कि आप उस जगह को होल्ड कर लेंगे। सेम लाइक अदरवाइज मेरे दादाजी को पेंशन मिल रही थी, वो उनके बुढ़ापे के लिए थी, मेरे बचपने के लिए नहीं। अगर दादाजी की टिकट कट गई, पेंशन भी खत्म। श्योर इनफ? मेक सेंस? ये हैं आपके सारे प्रॉपर्टीज विच कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये सातों प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है एग्जाम के लिए। अगर स्टार्टिंग में अभी तक बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब उसी के लिए नीचे आपको दिया है एक डायग्राम जो वापस से उसी का रिपीट टेलीकास्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, जनरल रूल, एक्सेप्शन रूल, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड कैन बी ट्रांसफर्ड, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, लीगल एपरेंट, री एंट्री, ईजमेंट, इंटरेस्ट, फ्यूचर मेंटेनेंस, पब्लिक ऑफिस, ठीक है। एकदम 6th वाला पॉइंट इस तरफ दब गया, पर 6th वाला कौन सा पॉइंट था? यहां पे लिख लीजिए प्लीज, अगर आपके नोट्स में नहीं तो। राइट टू सू, श्योर? लेट्स गो हेड। अब यही सारी चीजें जो मैंने आप सभी एक एक करके डिस्कस की ना, उसको अंग्रेजी बीट पे दिया है, ठीक है। एकदम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला, चांस ऑफ अ एयर एपरेंट। अच्छा, इसके अंदर आपको चाहिए ना थोड़ा याद रखने के लिए, लिख लो, मतलब आपके याद रखने के लिए लिख लो, अ लीगल हेयर who has not yet got the possession of the property. A legal heir, अच्छा possession से ज्यादा अच्छा लिख लो ownership, ownership लिख लो। A legal heir who has not yet got the ownership of the property, who has not
yet got the ownership. सही बात है, ठीक है. सोनिया गांधी के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सही है. ऑन द फेस ऑफ इट देख के क्या लगता है कि सब कुछ किसको मिलेगा दीदी के जाने के बाद? राहुल गांधी को. बट एंड में आते आते उनको फाइनली अक्ल आ गई, ठीक है. उन्होंने आखिरी में एक विल बनाई और उसमें लिख दिया कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी जी को देते हुए जाना. कहीं उनको और टैक्स लगाने का मन हो तो इसकी जगह मैं उन्हें पैसे दे जाती हूँ. एकदम ठीक है, ये उनकी इच्छा थी. कर सकती हैं कैसे? बिल्कुल कर सकती हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेस सक्सेशन. स्पेस सक्सेशन, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. एग्जामिनर कभी भी, अच्छा इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है स्पेस सक्सेशन के ऊपर, और कुछ नहीं, सिर्फ लिख देंगे एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेस सक्सेशन. स्पेस सक्सेशन का मतलब ही क्या होता है? द चांस ऑफ एयर एपरेंट. यही वाली चीज जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, वही है स्पेस सक्सेशन. एकदम ठीक है, देख लो प्लीज. इस डॉक्ट्रिन को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. लेट्स गो दिस नाउ. आप बात कर रहे हो एयर एपरेंट मींस द बेयर चांस, बना नहीं है, सिर्फ एक चांस है ऑफ अ पर्सन टू गेट प्रॉपर्टी ऑन डेथ ऑफ रिलेटिव. रिलेटिव मरा तो शायद आपको प्रॉपर्टी मिल जाए. दिस बेयर चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एग्जांपल है, रीड कर लो, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है. अभी रिसेंटली एक केस हुआ था. मेरे कजिन ब्रदर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी किसी एक 22-23 साल के बच्चे से, जिसके दादाजी की विल भी रेडी है और उसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे पोते को जाएगी, और पोता ट्रांसफर कर रहा है. फिर भी मना किया जाता है. एडवाइजेबल होता है कि पहले दादाजी को निपटने दो, उसके बाद खरीद लेना. क्यों? क्योंकि अभी तक देयर इज अ लाइकली चांस कि उसको मिलेगी. दादाजी ने विल बदल दी तो क्या करोगे? दिस इज नॉट एब्सोल्यूट. विल बदल भी जा सकती है, इसीलिए वहां वाला जो वो ट्रांसफर कर रहा था वो इनवैलिड ट्रांसफर था. श्योर इनफ, लेट्स गो नेक्स्ट. राइट ऑफ री एंट्री. एक सेकेंड, राइट ऑफ री एंट्री का मतलब है आप लोगों ने कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट दी थी, अगर उसने पूरी नहीं की तो आपके पास राइट ऑफ री एंट्री होता है. श्योर है? द राइट विच द लेसर. अच्छा, लेसर मतलब कौन? जिसने अपनी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए आपको लीज पे दी है या फिर रेंट पे दी है, समझने के लिए. सो द राइट विच द लेसर हैज अगेंस्ट द लेसी फॉर ब्रीच of an express condition which provides that on its breach the lessor may re-enter is called the right of re-entry. मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे को ज़मीन दी, उसका घर दिया रहने के लिए, और उसमें लिखा है कि मेरे को हर महीने की 5 तारीख से पहले उसको 46,000 रेंट पहुंचाना है. मैंने अगर ये रेंट उसको नहीं पहुंचाया तो क्या वो आके मुझे घर से निकाल सकते हैं और वापस से घर अपने पास ले सकते हैं? आपने कहा सर यस, क्योंकि ये एक्सप्रेस कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की. इसी राइट को आप कहते हो राइट ऑफ री एंट्री. पर ये राइट आप एक्चुअली एक्सरसाइज कब कर पाओगे? जब वो कंडीशन ब्रीच होगी. अगर वो कंडीशन ब्रीच नहीं हो रही, आप कुछ नहीं कर सकते. श्योर इनफ? एग्जाम्पल देखिए उसका. अच्छा, राइट ऑफ री एंट्री इज अ पर्सनल बेनिफिट विच कैन बी ट्रांसफर्ड. प्लीज एग्जाम्पल देख लीजिए, अपन ऑलरेडी यही एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं. कोई डाउट? सबलीज. मैंने सबलेट ना, यही पूछ रहे हैं सबलेट क्या है? मैंने ये प्रॉपर्टी आपको दी और मैंने कंडीशन डाली है कि पराग ये घर तुझे रहने के लिए दे जा रहा है. ऐसा नहीं तू 45 में मुझसे ले रेंट पे और आगे किसी और को लीज कर दे 50 में, उसे कहते हैं सब लीज. लीज वाला बंदा आगे उसे लीज कर रहा है, सब लीज. सही है क्या? एग्जाम्पल सिंपल, रीड कर लिया, नथिंग हार्ड. अच्छा, एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं. कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, अबाउट प्रॉपर्टीज. जनरल रूल क्या कहता है? एवरी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल. एक्सेप्शन कितने हैं? 7. पहला कौन सा था? आपने बोला चांस ऑफ लीगल एपर. ठीक है, नेक्स्ट. सेकंड क्या पढ़ रहे हो? राइट ऑफ री एंट्री. थर्ड कहां जा रहे थे अपन?
ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट. व्हाट इज ईजमेंट? जो आपकी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी राइट होते हैं वो राइट ऑफ ईजमेंट होते हैं. जैसे राइट टू वे, राइट टू लाइट. श्योर है? एन ईजमेंट इज अ राइट एंजॉयड बाय द ओनर. अच्छा एक सेकेंड, एक बात समझना, क्या सिर्फ एक ओनर ही इस राइट को एंजॉय करता है? मैंने ये क्लास रेंट पे ली है, बाहर से आप सबको भी एंट्री है ना. सो व्हाट वी से कि ईजमेंट एक्चुअली ओनर ही एंजॉय नहीं करता, जो भी बंदा इस प्रॉपर्टी को लेगा ना वो सब एंजॉय करने वाले हैं इसको. सो एन ईजमेंट इज अ राइट एंजॉयड बाय द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड ओवर द लैंड ऑफ अनदर. अच्छा, वो जो बाहर वाली लैंड है वो अपनी नहीं है, वो किसी और की लैंड है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं और करते रहेंगे. ओवर द लैंड ऑफ अनदर फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड. मुझे अगर मेरी इस जमीन का उपयोग करना है तो मुझे बाहर किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा. वो प्रॉपर्टी बिल्डर की है, फिर भी यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे यूज नहीं करने दी तो मैं यहां कभी नहीं आ सकता. श्योर है? सच एज राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ सपोर्ट. राइट ऑफ सपोर्ट मतलब एनीवन? अच्छा, अपने बगल में किसी को क्लास बनानी है, वो दीवार खड़ी करेगा. एग्जैक्टली जब वो ईंट लगाएगा तो ईंट टिकेगी तो तुम्हारे इस पे. तुमने बोला ओए छूना मत, बीच में गैप रख, नहीं हो सकता. एक चीज जब कोई पहले से ही बनी हुई है तो वो उसी को टच करके सटाते हुए बनाएगा. इसको आप कॉमन पैसेज, कॉमन वॉल कहते हो. इसको राइट ऑफ सपोर्ट कहा जाता है. ये सब आपके ईजमेंट के पार्ट है. अच्छा, क्या वो बिल्डर ये प्रॉपर्टी मुझे दे सकता है और वो लैंड किसी और को दे सकता है बाहर वाली? आपने कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता. So easement requires the existence of a dominant heritage and servant heritage. अच्छा, अभी जो दो वर्ड्स है ना इनको अभी नहीं टच करना. डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज क्या होता है? डोमिनेंट हेरिटेज, सर्वेंट हेरिटेज, एक प्रॉपर्टी को इसको यूज करने के लिए ये है आपके सर्वेंट हेरिटेज. हमें किसी चीज के ऊपर डोमिनेशन दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज. इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसको जेन्युइनली आधे से पौना घंटा लगता है समझने में. तो अभी के लिए सिर्फ आगे बढ़ना है. हम कहना क्या चाह रहे हैं? दैट दिस राइट इज नॉट ट्रांसफरेबल. प्लीज इसमें अंदर लिख दीजिए दैट ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट इज अगेन नॉन ट्रांसफरेबल. एक काम करना प्लीज, थोड़ा सा बेटर लिखना. ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अलोन. ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अलोन. सही क्या? अच्छा, मैंने आपको बोला था कि रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है ना, ऊपर वाला सेम ही है, अननेसेसरली बनाया गया है. अच्छा, क्योंकि एक्ट पुराना है इसीलिए इस वर्ड को बार बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई खासी वैल्यू है नहीं. अब एक बात समझना, इफ यू रिमेंबर, तो जिन लोगों ने मेरे से कभी जया जेल में कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ा था और नहीं भी पढ़ा है इन आइदर केसेस, तो सुनिए मैं बता ही रहा हूँ आपको पूरी बात. हम लोग कहते हैं कि यूजुअली जब आप कभी भी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 की बातें करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट को कि कभी भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन. कभी भी गवर्नमेंट जब जॉब ऑफर करेगी तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, ना सेक्स, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना क्रीड, किसी पे कोई बात नहीं होगी. हाउएवर अगर आप आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन देखेंगे जो आर्टिकल 16, 3, 4 और 5 में दिए गए हैं, अगर उसमें भी अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो आर्टिकल 16 के 5th आर्टिकल पे आएंगे तो वहां पे रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात की गई है, जहां पे कहा गया है, क्या कहा गया है सुनना, कि अगर स्टेट एक ऐसा रिजर्वेशन बनाती है जो किन के लिए है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए कहती है कि वही बंदा इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आ सकता है जो उस कास्ट का या रिलीजन का है, तो इसमें कोई गलत नहीं है. एग्जाम्पल लेना, मैंने आपको गणपति बप्पा के टाइम का एग्जाम्पल दिया था. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपन लोग यहाँ पे गणपति बापा काफी धूम धड़क्के करते हैं, विसर्जन करने जाते हैं, सब करते हैं. अब सोचो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मैं प्रैक्टिकलिटी में जा रहा हूं, इवन आई बिलीव इन इट, आप लोगों के साथ मैं भी डांस करता हूं, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हो, आप रोड ब्लॉक करते हो, बहुत सारे लोग उस दिन ड्रिंक करते हैं और क्राइम रेट ज्यादा होती है कंसिडरेबली. हर कोई एंजॉय नहीं करता, हर कोई कुछ ज्यादा एंजॉय करने निकल जाता है. अच्छा,
गणपति फेस्टिवल के टाइम में किसकी हिम्मत है शाम को 8 बजे इन रोड से निकलने की? हम सबकी हालत खराब हो जाती है। मैं एक बार फंसा भाई साहब, मैंने इतनी बार गणपति बापा मोरया बोला होगा कि बापा खुद नीचे आके गाड़ी ऊपर निकाले मेरे से। इतनी खराब हालत, इतना ट्रैफिक, इतनी बुरी हालत। ये सब मेरे हिसाब से गलत है, पर हम सब हिंदू से हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं ना, तो अपन बीइंग हिंदूज ठीक है, हम ले रहे हैं कि चल कोई बात नहीं। सोचो इसी जगह पे अगर यही चीज एक मुस्लिम पर्सन होता और कहता कि गणपति फेस्टिवल में डिस्टर्बेंस है, ये सब है, आप सब बोलते हो एंटी रिलीजियस, हमारे फेस्टिवल के अगेंस्ट जा रहा है, काट दो, और ये तुम्हारे दंगे चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कास्ट बड़ा सेंसिटिव इशू है, ना तुम मुस्लिम फेस्टिवल्स में, या फिर ना तुम ऐसा कहो कि दरगाह के अंदर पंडित रहेगा, और ना तुम कहो कि मंदिर के अंदर काजी रहेगा। झगड़ा खत्म करो, सब अपने अपनी जगह पे रहो। इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने ओ माय गॉड देखी थी क्या? वो पूरा एक वो मंदिरों का बुफे वाला बंदा आया था वहां पे, जो भाई हमारे यहाँ पे 170 तरीके के मंदिर हैं जहां पे ये पूजाएं होती, सब होता है। क्या वहां पे एक पंडित ये बोल सकता है कि मेरे इस वाले मंदिर की इस बार जितनी भी इनकम हो वो सब किसी और को दे देना? हमने बोला नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब है कि ये चीज उस मंदिर में आएगी, वहीं के डोनेशंस के लिए आएगी, और वो प्रीस्ट उन्हें वहीं यूज करेगा, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसकी मर्जी से। दैट्स रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। देखिए, देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर सर्टेन पर्सन, दीज आर नोन एज रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, एंड रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। लेट्स सी, religious office are also included in restricted interest. Example, एक सेकंड बस आया। Example, the right of the priest to worship and right to receive offerings made at temple can never be transferred. वो उस मंदिर में उसी प्रीस्ट ने वहीं लेनी है, इन्हें ट्रांसफर करके नहीं बोला जा सकता कि जाके कहीं और दे देना तो आपने मंदिर में दे दी, ऐसा नहीं हो सकता, ये वहीं आएंगे। अब ये जो डिस्कशन यहां किया जा रहा है ये फ्यूटाइल है, पर क्योंकि एक्ट इतना पुराना है इसलिए आज भी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट यहां पे है जिसका कोई काम नहीं है। श्योर? हाँ जी, यस, हो गया आंसर। आगे नेक्स्ट इज राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। भाभी भाई का झगड़ा, भाभी को मेंटेनेंस मिलने वाली है आने वाले जीवन भर, उन्होंने कहा इकट्ठी दे दो, चलेगा? नहीं। उन्होंने कहा किसी और को दे दो, चलेगा? नहीं। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज पर्सनल बेनिफिट। ये भाभी को दूर रहने के लिए अवार्ड दे रहे हैं भैया, ठीक है? टू whom it is granted. Right to future maintenance cannot be transferred. However, arrears of future maintenance can be transferred. एक सेकेंड, बात समझो। arrears of future maintenance क्या होता है? ड्यू हो गया पर आपने दिए नहीं। भाभी बोली कि सुन बे लल्लू, 6 महीने से मेरी मेंटेनेंस तूने दी नहीं है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में उधारियां कर रखी है मैंने। आई मेंट नॉर्मल उधारियां कर रखी हैं। अब तू क्या कर, ये 6 महीने के पैसे मुझे दे ही मत, ये डायरेक्ट उन्हीं लोगों को जाके तू ही दे देना, मैं नहीं जाऊंगी। दिस इज अरियर्स ऑफ, अच्छा कम फ्यूचर हटा देना प्लीज, उसमें अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस कर देना। सो सॉरी, अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, फ्यूचर मेंटेनेंस भी लिखा तो कुछ गलत नहीं है, पर मेंटेनेंस से आपको इजीली क्लिक होगा और मेंटेनेंस इज अलाउड, आप लिख सकते हो। फ्यूचर मेंटेनेंस भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल, द राइट ऑफ हिंदू विडो टू मेंटेनेंस इज अ पर्सनल राइट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। श्योर इनफ? ठीक है, हाँ जी। राइट टू सू, ए और बी की लड़ाई है, बी ए पे केस कर सकता है, बी ये राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अ मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अ राइट रेफर्स टू अ राइट टू डैमेजेस अराइजिंग बोथ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज टॉर्ट्स। मतलब राइट मतलब राइट, क्रिमिनल राइट हो, सिविल राइट हो, टॉर्ट्स का राइट हो, सब चलेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, असॉल्ट का मतलब पता है आपको? व्हाट इज असॉल्ट, व्हाट इज बैटरी? ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, असॉल्ट, तोड़ दिया। बैटरी, ठीक है, एकदम बहुत बुरी तरह से तोड़ा तो बैटरी रहेगा ना, ठीक है? नहीं, बैटरी 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 BATTERY, और बहुत तेज मारा तो डबल बैटरी। क्या? सिर्फ बैटरी, बैटरी, डबल बैटरी कुछ नहीं होता। आ जाओ। A commits assault on B। अच्छा, असॉल्ट मतलब
डराना धमकाना. नाउ बी कैन फाइल अ सूट टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन. अच्छा देखो, डैमेज और डैमेजेस इसमें फर्क है. डैमेज मतलब नुकसान, डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई. सो बी कैन फाइल अ सूट टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन बट ही कैन नॉट असाइन द राइट टू सी एंड अलाउ हिम टू ऑब्टेन डैमेजेस. ए ने बी को डराया पर बी सी को जाके बोलता है, बी सी को जाके बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे जाएं, जाके पैसे ले लेना उससे कॉम्पनसेशन. चलेगा क्या? नहीं. श्योर है? ठीक है. लास्ट है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस. एक काम करना, पब्लिक ऑफिसर्स पोस्ट कर दो उसको, ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स पोस्ट. देख लीजिए अंदर आपको सब समझ आएगा. टाइम पास है एकदम. Short, simple, sweet, no problem. With this we come down to an end of your section 6 and all its exceptions. बढ़ जाऊं आगे? चलो आगे. Now, formalities of transfer. अच्छा एक सेकेंड, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है? 100 रुपए से कम वाली. 100 ऊपर वाली क्या हो गया मैडम? अच्छा सेटल हो रहे हैं, ठीक है. अच्छा एक सेकेंड, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, सब सेटल कबाड़ी, ठीक है ना. प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर ओरली और बाय राइटिंग. ओए ओरली लिखा है. हाउ कैन यू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओरली? आपने कहा सर देखो, प्रॉपर्टी ओरली भी ट्रांसफर हो सकती है, रिटर्न भी, पर ओरली कौन सी होती है? सिर्फ 100 रुपए से कम या फिर मूवेबल. सही बात है, इसीलिए यहां पे मैंने दोनों लिखी है. आगे देखना, मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन. तो जहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराओ, जहां नहीं है ओरली ट्रांसफर कर दो. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मोर देन 100, it can be transferred only by registered instrument, which brings us to a very important point, that any immovable property of above 100 should be transferred by a written agreement. Sure? Can I say कि ये 3 फॉर्मेलिटीज आपको हमेशा पूरी करनी पड़ेंगी जब कभी भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है. अटेस्टेशन, अपना कल का डिस्कशन है अटेस्टेशन. याद है क्या होता था अटेस्टेशन? आप एक विटनेस, 2 विटनेसेस जाके देखते थे कि साइन किया है, उसका रजिस्ट्रेशन. दोस्त जैसे ही आप अटेस्टेशन करते हो और रजिस्ट्रेशन करते हो ना, आप पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्या दे देते हो? एक नोटिस दे देते हो कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है? इस बंदे को जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको बिलोंग करती है. याद रखना, रजिस्ट्रेशन इज अ जनरल नोटिस टू द सोसाइटी. रजिस्ट्रेशन इज अ जनरल नोटिस टू द सोसाइटी. अब इसका मतलब क्या हुआ? कल अगर किसी भी इंसान ने, किसी इंसान को, लेट्स सपोज एग्जांपल, अपने हरीश की प्रॉपर्टी है, उसने मेरे को ट्रांसफर करी, अटेस्टेशन भी हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, श्योर, मेरे को दे दी उसने. अब ये एक डीम्ड नोटिस माना जाएगा दुनिया को कि प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है. मैं ना बाहर खड़ा नहीं रहूंगा बताने के लिए कि प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं है. अब लेट्स सपोज कल हरीश गया पराग के पास कि प्रॉपर्टी मेरे को तेरे को बेचनी है 10 लाख में, और पराग ने खरीद ली, और पराग अब प्ली करता है गुड फेथ की. पराग कह रहा है मैंने गुड फेथ में खरीदी, मैं प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा. हमने कहा सुन, तू गुड फेथ की प्ली कर ही नहीं सकता. तू गुड फेथ की प्ली क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो नोटिस था ना, ये पूरी पब्लिक के सामने ओपन था. और गुड फेथ तभी प्ली की जा सकती है जब आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस ना हो. आपके पार्ट पे बहुत बड़ा नेग्लिजेंस था कि आपने एक बार भी चेक नहीं किया कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड थी. आपने कहा सर ऐसे कैसे चेक किया जा सकता है? डायरेक्ट अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आएंगे तो आपके पास अवेलेबल पोर्टल है चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे अभी करंटली एग्जिस्ट करती है. तो ऐसी बकवास बातें नहीं करनी. श्योर इनफ? अब यहां से जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एलिनेशन, पार्शियल एलिनेशन, पार्शियल रिस्ट्रेन, और याद है क्या वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. चलो अब आ जाते हैं. अब है ना, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 जनरल रूल्स बता रहा हूं. अगर ये रूल्स पकड़ के रखें तो ये एकदम केक वॉक रहना चाहिए. टॉपिक का नाम समझना, ये कह रहा है रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर. टॉपिक का नाम है रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर और रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझे, ये ना रिस्ट्रेन की बात कर रहा है. रिस्ट्रेन का मतलब होता है
कंडीशन which stops, रिस्ट्रेन का मतलब है अ कंडीशन विच स्टॉप्स। अब देखो इसने क्या लिखा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, इट इज अ कंडीशन विच स्टॉप्स ऑन एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। अब इसका अगर पूरा मतलब पढ़ूं तो क्या लिखा रहा है, अ कंडीशन विच स्टॉप्स ट्रांसफर। इसका मतलब है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बेचते वक्त उसमें यह कंडीशन डाली है कि तू इस प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन। अब दोस्त हमेशा याद रखना एक चीज, अगर कोई भी रिस्ट्रेन, कभी भी अगर कोई भी रिस्ट्रेन एब्सोल्यूट है तो वो वॉइड रहेगा, इनवैलिड रहेगा। और अगर कोई रिस्ट्रेन रीजनेबल है या फिर मैं उसे पार्शियल बुलाऊं तो वो वैलिड हो सकता है। याद रहेगी बात, कोई भी रिस्ट्रेन अगर एब्सोल्यूट है तो वो वॉइड रहेगा, और अगर वो रिस्ट्रेन रीजनेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं इसमें। बढ़ जाओगे, सुनना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। सर एक चीज बताना कि मान लो ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल की है, ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की है। इस जगह पे हमको एक डाउट आ रहा है कि उसने सेल तो कर दी, पैसे ले लिए हैं, पर इस प्रॉपर्टी के नीचे एक कंडीशन डाली है दैट दिस प्रॉपर्टी कैन नेवर बी sold and if sold it will reverse। रिवर्स मतलब ए के पास वापस आ जाएगी। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन सुनना और आराम से जवाब देना इसका, और आराम से चाहिए, एक मिनट सोचना, जल्दीबाजी मत करना। दिस ट्रांसफर इज वैलिड और नॉट, this transfer is valid or not, this transfer from A to B is valid or not। those who say sir that this transfer is 100% valid can raise their hands। okay, 5 or 6 people say yes। acha rest those who say that no this is an invalid transfer। ओके सो मतलब मेजॉरिटी खेल ही नहीं रही है, ठीक है। अच्छा दोज हु से कि ये इनवैलिड है, तो सर क्यों इनवैलिड है आपके हिसाब से? एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंडीशन डाल दी है, रिस्ट्रेंट डाल दिया है, बिल्कुल गलत कंडीशन है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर इनवैलिड है। बहुत ही बढ़िया, सही बात है। आप कह रहे हैं कि सर ट्रांसफर का मतलब ही, प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है बंडल ऑफ राइट्स, आपने उसको बंडल ऑफ राइट्स ही नहीं दिया तो काय का ट्रांसफर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई आप में से? नहीं, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि ये ट्रांसफर एकदम वैलिड है, वो ये सर आपने कहा था ना ट्रांसफर वैलिड है, क्यों वैलिड है आपके हिसाब से? नहीं, तू वैलिड वाली साइड है क्या? हाँ, पर आपने सोल्ड लिखा है, तो फिर आप बोलते हैं ना गिवन दिस प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, मैंने सोल्ड वर्ड यूज किया है, बेचना। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, बस यही है जवाब। बात समझना, ट्रांसफर 100% वैलिड है, पर जो कंडीशन डाली है वो कंडीशन इनवैलिड है। सो जब यहां पे मैं ये कह रहा हूं ना रिस्ट्रेन, तो खाली ये जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन की कंडीशन है ना, वो कंडीशन को वॉइड कर दो, ट्रांसफर वैलिड है। बात समझ आई? सो ऐसी कंडीशन जो ऐसा कोई काम कर रही है सिर्फ वो इनवैलिड है, बाकी कुछ नहीं। बोलो कुछ डाउट हो तो? श्योर। ऐसा कंडीशन जो रीजनेबल
कोई रिस्ट्रेन लगाए, क्या वो वैसे भी वैलिड रह सकती है? यस। तो अब मेरी बात समझना, जब अपन ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर, तो हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम उस कंडीशन पे सवाल उठा रहे कि वो कंडीशन वैलिड है कि नहीं है, बस। श्योर इनफ? टॉपिक का क्रक्स समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन जो मुझे कंप्लीटली रोक रही है कि इस प्रॉपर्टी को मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है। पर ऐसी कंडीशन जो सिर्फ मुझे ये बोल रही है कि इस स्पेसिफिक पर्सन को प्रॉपर्टी मत बेचना, सर आपने कहा ये वैलिड कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बहुत पार्शियल है, बड़ा रीजनेबल है। देख लो, इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, if any property is transferred subject to a condition or limitation which absolutely restricts the transferee, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया इस कंडीशन पे जो एब्सोल्युटली रोक रही है किसको? ट्रांसफरी को। हु इज ट्रांसफरी? ट्रांसफरी कौन होता है? जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, आपने उसको रोक दिया फ्रॉम पार्टिंग। एक सेकेंड, पार्टिंग नहीं है यहां। पार्टिंग का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। पार्टिंग हियर मींस डिस्पोज ऑफ, विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सच एज कंडीशन और लिमिटेशन एंड नॉट द ट्रांसफर इटसेल्फ इज वॉइड। देख लो, सच कंडीशन और लिमिटेशन इज इनवैलिड एंड नॉट द ट्रांसफर इटसेल्फ इज वॉइड। श्योर? The transfer takes effect and is valid. ब्रैकेट में मैंने फिर लिखा है, the transfer takes effect and is valid and the condition not to alienate the property is void. सिर्फ condition void है, transfer valid है। पक्का समझा? कोई डाउट नहीं आ रहा? बढ़ो आगे। Second, restraint on alienation of property may be either absolute or partial. कौन सा void होगा? Absolute। कौन सा valid होगा? Absolute restraint is void, but transfer is valid. While partial restraint as regard to time, place or person is valid. आप आने वाले 6 महीने तक इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे, समझ में आता है? बड़ा पार्शियल है, समझ में आ रहा है? आप आने वाले 1000 साल नहीं बेचेंगे। अब देख के तो ये लग रहा है पार्शियल है, पर एक्चुअली आपने क्या ही कर दिया, इसको एब्सोल्यूट ही कर दिया है। तो दोस्त, कंडीशन देख के आपको समझ में आएगा एब्सोल्यूट और पार्शियल क्या होता है। जो चीज रीजनेबली की जा सकती है वो पार्शियली कहलाएगी। डन है? जो चीज आपको दिख रहा है पागल है क्या, मैं कह रहा हूं 500 साल तक ये प्रॉपर्टी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही गलत है यार। अच्छा, अब ये कंडीशन बताना पार्शियल है कि एब्सोल्यूट है। ए ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी टू बी एंड सेज दैट इफ यू एवर वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी you can sell this to only me. सर एब्सोल्यूट है। पैसा क्या, मैं बोल रहा हूं 10 रुपए में ही खरीदूंगा, बेटर है, एब्सोल्यूट ही हो गया ना, आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। अच्छा, इसी जगह अगर मैं ऐसी कंडीशन दूं दैट ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी विद अ कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी द फर्स्ट ऑप्शन विल बी गिवन टू ए। आपने कहा पार्शियल है ना, एब्सोल्यूट क्यों है? पार्शियल है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन देना है। अगर रेट नहीं जमती है और मैं मना कर देता हूं तो चले जाओ, सही बात है। हाँ बोल दिया तो खरीदना, अपने को क्या दिक्कत है? तेरे को कोई दिक्कत है? तेरे को तेरा घर बेचना है, किसको बेचना है, क्या फर्क पड़ता है? रीजनेबल है। श्योर इनफ? नाउ एग्जांपल ऑन, अच्छा ये बात हो गई ना, हाँ, एग्जांपल ऑन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। टाइम पास है, जल्दी देख लो। इफ ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी एंड हिज लीगल एयर्स विद अ कंडीशन, देख लो क्या बोला, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है और क्या कंडीशन दी है? दैट इफ प्रॉपर्टी इज एलिनेटेड इट शुड रिवर्ट बैक टू ए। ये वैलिड है? नहीं, सच कंडीशन इज वॉइड। पर ये ट्रांसफर क्या है? वैलिड। ट्रांसफर वैलिड है, कंडीशन इनवैलिड है। एग्जांपल ऑन पार्शियल रिस्ट्रेंट। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी विथ कंडीशन दैट ही शुड नॉट एलिनेट इट इन फेवर ऑफ डी। ए ने ये प्रॉपर्टी बी को दी है सिर्फ एक कंडीशन डाल के कि ये प्रॉपर्टी कभी भी किसको मत देना? डी को मत देना, हु इज अ ट्रेड कॉम्पिटिटर। मान लो कि ये क्लास यस की है, हम अगर बगल वाली क्लास भी हमारी है, हमारे को वो काम नहीं आ रही, हम सेल कर रहे हैं, पर हमने सामने वाले को बोल दिया कि किसी भी सीएस पढ़ाने वाले को ये क्लास मत देना। आपने बोला सर रीजनेबल कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा सकती है, अगर आप देश में प्रोफेशंस देखने दो तो हजारों हैं, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारा कॉम्पिटिटर को मत देना, बात खत्म। This contains a partial restraint and hence is valid.
बोलो यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? ठीक है, आ जाए। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन। अब कब कब अपन एलिनेशन वाली कंडीशन एब्सोल्यूट लगा सकते हैं पर फिर भी वो वैलिड होगी? बहुत आसान है। एक लैंड ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी लीज करके किसी को दी और बोला सुन बे ये किसी और को लीज मत करना, ये मेरी प्रॉपर्टी। ये सही है कि गलत है? आपने कहा सर सही है। ये कंडीशन में क्या दिक्कत है? यही इसका एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ अ लीज द लेसर कैन इम्पोज अ कंडीशन दैट द लेसी, लेसर मतलब जो भाड़े पे घर दे रहा है, लेसी मतलब जो भाड़े पे घर ले रहा है, शैल नॉट सबलेट मतलब जिसको आपने भाड़े पे प्रॉपर्टी दी है वो उसे और आगे सबलीज नहीं करेगा द प्रॉपर्टी, और नाइदर ही विल सेल हिज इंटरेस्ट। तो ना वो किसी और को प्रॉपर्टी देगा और ना ये प्रॉपर्टी बेच सकता है। इन केस ऑफ अ मैरिड वुमेन a condition that she shall not have power during her marriage to transfer the property is valid. बेस्ट कंडीशन है भाई, समझो। हम सब जानते हैं कि भारत में दहेज प्रथा चरम सीमा पर है। अगर एक कंडीशन है, एक पिताजी ने अपनी मैरिड वुमेन को या फिर एक बच्ची को बोला कि प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, या फिर इस प्रॉपर्टी में कंडीशन है कि इन केस ऑफ अ मैरिड वुमेन ये प्रॉपर्टी कंडीशन है दैट वो ये पावर नहीं रख सकती अपने पास, किस चीज का, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। इसका सीधा मतलब है कि हम दहेज लेने से रोक रहे हैं। मान लो एक लड़की है हु इज गेटिंग मैरिड, उसकी एक प्रॉपर्टी है, पर हमने उस प्रॉपर्टी उसको इसी शर्त पे दी थी कि ये प्रॉपर्टी आप अपनी शादी के टाइम पे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब है कि अपन क्या करना चाह रहे हैं। हाउएवर इसकी एक बेस्ट चीज बताता हूं, ये हिंदू लॉज एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदू लॉज ने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मुस्लिम्स भी नहीं करते। तो अपन यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज बैठी हुई हैं यहाँ पे, हम सब ने कहा हम नहीं मानते इसको, ठीक है क्या? बस फिर भी टोपा ने कहा मानो तो रखिए कंडीशन, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम नहीं मानते। नाउ नेक्स्ट अप, यहां तक बोलो फर्स्ट पॉइंट पे कोई दिक्कत? अपन क्या पढ़ रहे थे कि कौन सा रिस्ट्रेन वैलिड हो सकता है, कौन सा इनवैलिड है, जिसमें पहला आपने पढ़ा रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन, टाइम पास था। अगर आप सेकंड एलिनेशन देखो ना, रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, अब ना बहुत ही टाइम पास है, ये सब आपके लिए केक वॉक होने चाहिए, मेरे को मेहनत भी नहीं करनी इसमें। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट। अब बात समझना, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम मैंने रखा है विकास, और एक मूल प्रॉपर्टी जिसका नाम रखा है मैंने हरीश। मैंने हरीश नामक प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक, पराग को। अब मैं कहा पराग ये प्रॉपर्टी आपकी है, हाउएवर इसमें एक कंडीशन है कि तुम कभी भी इसके ऊपर एक और नया फ्लोर नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि इसके बगल में मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है विकास, जिसमें मैं 6 मंजिला घर बनाऊंगा आराम से रहने के लिए, तो मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसने बोला साले जब ये प्रॉपर्टी तूने मेरे को दी तो इसको एंजॉय करने का राइट मेरा है, इसमें 5 फ्लोर बनाऊं, 6 बनाऊं, 10 बनाऊं या पहला तोड़ के जमीन पर रहूं, ये मेरी चॉइस है। हु आर यू टू टेल मी कि मुझे कौन सी कंडीशन कैसे रखनी है? मतलब कौन होते हैं आप ये बताने वाले कि इस प्रॉपर्टी को मैं एंजॉय कैसे करूंगा? क्या ये बात सही है कि मैं उसका एंजॉयमेंट रोक नहीं सकता? ये बात तो आप सब मानते हैं। अब देखो इसमें भी अपन ने क्या बोला, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली, जब मैंने प्रॉपर्टी उसको एब्सोल्युटली दी है, मैं ट्रांसफरर हूं और वो ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी हैज द राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी एज ही लाइक्स इट। सही बात है। When transferor places any restriction on the enjoyment of the property which is transferred, ये condition उसी क्षण void हो जाएगी। That condition shall always be void। तो जो मैंने आपको जो कंडीशन दी ना, जिसमें मैंने मेरी प्रॉपर्टी का नाम विकास और हरीश रखा, नीचे वही एग्जाम्पल है जिसमें विकास सर की जगह x रख लीजिए, हरीश सर की जगह y रख लीजिए। देखिए उस एग्जाम्पल को रीड करके। सिंपल एकदम सेम है। इसके नीचे भी देख लीजिए, ए सोल्ड हिज हाउस टू बी, ए ने अपना घर बी को बेचा है, विथ अ कंडीशन दैट ही कैन रिसाइड इन दिस हाउस। बी तो रह सकता है बट उसके फैमिली मेंबर्स नहीं रह सकते। हमने कहा भाई ये क्या बात हुई? दिस कंडीशन इज इनवैलिड, पर ट्रांसफर वैलिड है। कंडीशन एज टू इंसॉल्वेंसी, ये बस खाली 2 ही पॉइंट है और अपन खत्म कर लेंगे, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा।
कंडीशन एज टू इंसॉल्वेंसी। अच्छा एक सेकेंड, ये कंडीशन वैलिड है कि इनवैलिड है बता दो। मैंने मेरा घर विकास सर को दिया, मैंने कहा अगर किसी दिन तू बर्बाद होके इंसॉल्वेंट हो गया तेरा घर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। आपने कहा सुन, ये जो तुम लोगों ने बढ़िया सा गेम खेला ना वो हमें समझ में आया, ये जब बर्बाद हो जाएगा तो इसको लेके जाएंगे कोर्ट के सामने। कोर्ट कहेगा कि हम इसकी ज़मीन बेच रहे हैं, पर तू कहेगा हेलो, उस ज़मीन को बेचते वक्त मैंने एक कंडीशन डाली थी कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो ये ज़मीन किसके पास आ जाएगी? मेरे पास। हमने कहा ये गेम हमारे साथ मत खेलो, कोर्ट को इतना इजीली तुम लल्लू नहीं बना सकते, ये मुस्कान की चमकान कहीं और। ऐसी कंडीशन स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है। सो if a person transfers property to another person with a condition that property will revert back to the transferor, if transferee becomes insolvent then such condition shall be invalid. Sure hai? If lessor reserves right to get back property on declaration of lessee as insolvent, it is a valid. अच्छा एक सेकेंड, क्या लीज में यही कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर जिसको मैंने भाड़े पे घर दिया वो बर्बाद हो गया तो मेरा घर मेरे पास वापस आ जाएगा? क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो रेंट कहां से भरेगा, और अगर रेंट भर सकता है तो इंसॉल्वेंट कहां से? अभी श्योर इनफ। लास्ट पॉइंट एंड वी आर डन। आपने कोई ऐसी कंडीशन डाली विच इज कंप्लीटली इलीगल और इम्प्रैक्टिकल। व्हाट इज इलीगल कंडीशन? यू ट्रांसफर्ड अ हाउस टू अ पर्सन 1 करोड़ का, जिसमें आपने कहा कि 1 करोड़ लूंगा कैश और साथ में 10 लाख रुपए के ड्रग्स। जो कंडीशन आप डाल रहे हो वो इलीगल कंडीशन है। ऐसे केस में ट्रांसफर वैलिड है, सिर्फ इलीगल कंडीशन धक्के मार के निकाल दी जाएगी। सही बात है। आप ऐसे जाके नहीं बोल सकते पुलिस वालों को, देखो सर एग्रीमेंट में लिखा है कि 10 लाख का उसको मेरे को क्या लाके देना था, लाके दे नहीं रहा है, क्या करूं अब मैं? पुलिस वाला वहीं आपको बताएगा क्या करूं। इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर विच डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन जिसका परफॉर्मेंस इज इलीगल और इम्प्रैक्टिकल, अंडर लॉ और हार्मफुल टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इज इनवैलिड। एकदम ठीक है। मैंने कहा मैं आपको मेरा घर दे दूंगा 10 लाख रुपए में, प्रोवाइडेड राहुल गांधी 3 दिन तक अक्कल वाली बातें करेंगे। आपने कहा इम्प्रैक्टिकल है यार, ऐसी कैसी कंडीशन डाल रहे हो? ये सारी चीजें जो चीज एक्चुअली एग्जिस्टेंस में हो नहीं सकती, इनको आप बोलते हो इम्प्रैक्टिकल। इन दोनों ही केसेस में खाली उस कंडीशन को क्या कर देने का? इनवैलिड कर देने का, बाकी ट्रांसफर वैलिड है। विद दिस वी फिनिश ऑफ योर राइट ऑफ एलिनेशन एज वेल। बोलो कोई डाउट तो? सारे रिस्ट्रेंट्स एकदम क्लियर है क्या? ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। अब इसके बाद जो आना होगा नेक्स्ट टाइम वो अपन चलेंगे थोड़ा सा नन्हे बच्चे की किलकारियों के आने से पहले की तैयारी, दैट इज राइट ऑफ द बेनिफिट्स और बेनिफिट्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है। लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर मिलना होगा आपसे, कल नहीं कल तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाकी सब लोग बताते रहना, फोन करते रहना सब कैसा रहा। ठीक है। कल नहीं है, कल ऑफ। अच्छा ठीक है, पहले लेक्चर खत्म कर लो। ठीक, और पढ़ा दूं? नहीं, चलो ठीक है। लेक्चर में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।